नमस्कार, श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं JR कड़ेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की जो ज्योग्राफी की क्लास हो रही है वो हो रही है BA सेकेंड ईयर की। हेडिंग लगाइए BA सेकेंड ईयर। और आपको पता है BA सेकेंड ईयर की क्लास में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी पर। और आज जो हम देखिए, कल हमने जो बात की थी वो बात की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। और कल हमने पूर्वी मैदान और अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है, उसको अपने पूरा कर लिया। आज जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो जो नया टॉपिक है वो है हमारा राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की नदियों की, तो देखिए राजस्थान का जो भौगोलिक हमने प्रदेश किए हैं, राजस्थान के धरातल का जो स्वरूप है वो एक प्रकार नहीं है। राजस्थान का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का है। माने हम कह सकते हैं राजस्थान के जो धरातलीय भिन्नताएं हैं वो बहुत अधिक है। देखिए, एक तरफ थार का मरुस्थल है जहाँ वीरान भूमि, अनउपजाऊ भूमि, जनसंख्या का दबाव कम है। उधर हम पूर्वी मैदान में जाते हैं तो वहाँ राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का विपरीत बिल्कुल उल्टा असर शुरू होता है। राजस्थान के मध्यवर्ती अरावली जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान की जल विभाजन रेखा के रूप में वो काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों की। अगर हम राजस्थान की नदियों को अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि राजस्थान की नदियों का अध्ययन करने के लिए राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटेंगे ताकि राजस्थान की नदियों का अध्ययन किया जा सके। 1 नंबर बात है, वे नदियां अरब सागर की ओर या बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसको करेंगे अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तीसरा जो हम नदी का प्रकार पढ़ेंगे वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो हम राजस्थान की नदियों को 3 भागों में पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से सीधी कोई नदी, ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधा का सीधा जल अपना बंगाल की खाड़ी में डाले। ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधा अपना जल ले जाके बंगाल की खाड़ी में डाले, या राजस्थान की ऐसी नदियां नहीं है कि सीधा बंगाल की खाड़ी में जल डाले। लेकिन राजस्थान की जो नदियां हैं उनका पानी चाहे कैसे ही जाए लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में जाएगा। जो मुख्य नदियां उनके साथ जाएगी। तो हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाले नदियां। देखिए, जैसे छोटी नदी है वो अपना जल, जैसे बाणगंगा है, ठीक है, वो यमुना में जल डालती है, ठीक है। हम बात करते हैं जैसे गंभीरी नदी है, या हम बात करें बेड़च नदी है, तो ये बेड़च नदी बनास में अपना जल डालती है, बनास चंबल में अपना डालेगी, चंबल यमुना में डालेगी, यमुना गंगा में डालेगी। ऐसे करके बनास का जो या बेड़च का जो पानी आखिर
वो गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। तो सीधी तो नहीं जाएगी, लेकिन वो किसी न किसी नदी के माध्यम से वो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेके जाती है। और कुछ नदियां ऐसी है, राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधा अपना जल अरब सागर के अंदर लेके जाए, लेकिन फिर भी राजस्थान की 2 नदियां ऐसी है जो खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है, 2 नदियां ऐसी है जो कच्छ की खाड़ी में जल डालती है, लेकिन खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो हिस्सा है वो अरब सागर का ही हिस्सा है। आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात करेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी का अर्थ होता है कि राजस्थान की वे नदियां जो अपने जल को ना तो किसी नदी के अंदर डालती है ना किसी सागर के अंदर डालती है। राजस्थान की वे नदियां जो निकलने के बाद कुछ दूरी पर चलने के बाद रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है, अपना जल किसी के अंदर नहीं डालती, ना किसी नदी में डालती है ना किसी सागर में डालती है, कहें कि वो रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है, तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम नदियों को शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नदी का सबसे छोटा जो रूप होता है, कतरा होता है। कतरा, ये कतरा क्या होता है? एक जल की लघु धारा होती है, जल की एक लघु धारा, जल की एक छोटी धारा होती है, उसे कतरा कहते हैं। जैसे 5-10 घरों का जो एक नाली से पानी बाहर आता है वो एक कतरा होता है। फिर क्या होता है? कई नालियां, कई कतरे आपस में मिलकर एक दरिया का निर्माण करते हैं। दरिया, ये जो दरिया होते हैं ये कई कतरे होते हैं, कई कतरे आपस में मिलकर दरिया बनाते हैं। और कई दरिया, देखिए सबसे पहले अपने बात करें, कतरा नाली होती है, फिर वो कई नालियां मिलकर एक दरिया का रूप लेते हैं। फिर एक दरिया, कई दरिया, 5, 7, 10, 20 दरिया आपस में मिलकर, कई दरिया आपस में मिलकर एक नदी का रूप लेते हैं। नदी, क्योंकि वो जल की मात्रा के आधार पर है, हम उसको नदी कहें तो कम से कम वो नदी सी लगनी चाहिए ना। तो दरिया का जो बड़ा रूप होता है वो क्या होता है? नदियां होते हैं। नदी किसे कहते हैं? धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल को नदी कहते हैं। धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल को नदी कहते हैं। ये नदी हो गई। फिर आता है सहायक नदी, फिर आता है मुख्य नदी, फिर आता है सहायक नदी, ऐसी नदी जो अपना जल सागर या महासागर तक नहीं ले जा पाती, महासागर तक नहीं ले जा पाती, वो रास्ते में अपना जल अन्य नदी में डाल देती है, नदी में डाल देती है। उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। जो नदी, देखिए मुख्य नदी की बात चल रही है, जो नदी अपना जल सागर या महासागर में डालती है, उसे मुख्य नदी कहते हैं।
आगे द्रोणी। द्रोणी क्या होती है? नदी का मूल पाटा। नदी का जो मूल पाटा, नदी का जो मूल जो भाग होता है उसे द्रोणी कहते हैं। अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र क्या होता है? अपवाह क्षेत्र क्या होता है? नदी बाढ़ के द्वारा क्षेत्र। नदी बाढ़ या हम कह सकते हैं नदी जल का प्रवाहित क्षेत्र में जहां तक नदी का जल पहुंच जाता है वो अपवाह क्षेत्र होता है। नदी जल का प्रवाहित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, जहां तक नदी का जल पहुंच पाता है वो हमारा नदी अपवाह क्षेत्र हो गया, अपवाह क्षेत्र हो गया। फिर आ जाता है ये नदी होगी, दरिया हो गया, कतरा हो गया, सहायक नदी होगी, मुख्य नदी होगी। फिर आंतरिक प्रवाह की नदी, ऐसी नदी जो अपना जल किसी में नहीं डालती, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है। आगे हम बात करते हैं, कुछ नदियां जो होती है वो नित्यवाही नदियां होती है, कुछ नदियां जो होती है मौसमी नदी होती है। तो वो तो हम बात करते हैं आगे उसके आधार पर कि जो नदी, जिस नदी में पानी वर्ष भर बहता है उसे नित्यवाही नदी कहते हैं। जिस नदी में 12 महीने लगातार वर्ष भर पानी बहता है वो नित्यवाही नदी होती है। नित्यवाही नदी 12 मासी जो नदी होती है, 12 मासी जो नदी होती है जिसमें 12 महीने पानी बहता है वो नित्यवाही नदी होती है। उसके बाद में जिसमें वर्षा ऋतु में, मौसम में मौसमी नदी, जिसमें बरसात या बरसाती नदी, जिसमें या तो मौसम के अनुसार या बरसात से पानी आता है वो बरसाती या मौसमी नदी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नदियों, देखिए बरसाती नदी या मौसमी नदी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नदियों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की नदियों की बात चल रही है और राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहला हम आज वर्णन जो जिसका बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आंतरिक प्रवाह के आधार पर राजस्थान की नदियों की बात करते हैं। तो मैं पहले आपको नदी बता दूं कौन कौन सी है आंतरिक प्रवाह के आधार पर। सबसे पहले है घग्गर नदी। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। दूसरी जो है वो नदी है कांतली नदी। कांतली नदी। तीसरी जो हमारी नदी है वो है मैसूरदी। मैसूरदी या कांकनेय नदी। हमारी चौथी जो नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी वो है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी। पांचवी जो हमारी नदी है वो है रूपनगढ़ नदी। छठी जो हमारी नदी है वो है मेंथा नदी। मेंथा नदी। सातवीं जो हमारी नदी है वो है कांतली होगी, मैसूरदी होगी, रूपनगढ़ होगी, रूपा रेल होगी, मेंथा होगी। मेंथा के बाद में एक नदी आती है बांडी नदी। एक बांडी आंतरिक प्रवाह की नदी है, एक बांडी है जो है वो लूणी की सहायक नदी है। ध्यान रखना कई नदियां हैं जो दो है, जैसे पार्वती जो नदी है वो 2 नदियां हैं। पार्वती जो नदी है वो 2 नदियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घग्गर नदी हो गई, कांतली नदी होगी, कांकने होगी, एक साबी नदी,
एक मेंथा नदी, ठीक है, एक मेंथा नदी, मेंथा नदी। तो ये हमारी मुख्य नदियां हैं, एक आदि कोई और भी आ सकती है। ये हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों की। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह की नदियों के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लिए आंतरिक प्रवाह की नदियां, और आंतरिक प्रवाह की नदियों में इन नदियों के नाम लिख लीजिए। ये सारी की सारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब हम इन आंतरिक प्रवाह की नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैप से पढ़ेंगे, साथ में अपने इसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको साफ करके और एक एक नदी को उठाते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बाधा आ रही है, कोई समझने में दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे महाविद्यालय के जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप अपना सुझाव देवें या आप अपनी समस्या को बताएं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेबस पता नहीं है, वो विद्यार्थी अपना सिलेबस ले लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी जो क्लासें चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है, न कि यूनिट वाइज चल रही है। आप अपने यूनिट से जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसको मिलाइए, और मैं अपना टॉपिक पूरा करवा रहा हूँ, चाहे 4, 5, 6, 7, 10 वीडियो बने, तो मैं एक प्लेलिस्ट में अपना एक टॉपिक डाल रहा हूँ और वो टॉपिक आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज हम शुरू कर रखा है राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियों को आनंद के साथ देखिए, मैप के साथ समझिए, ठीक है। और आप जो अपना टाइम दे रहे हो, कीमती जो समय दे रहे हो, उस कीमती समय को पढ़ाई पे दीजिए और उसका आनंद लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा है राजस्थान। ठीक है, हमारी जो घग्गर नदी है वो यहां है। ये हमारी क्या है? घग्गर नदी है, घग्गर। घग्गर नदी। आज हम सिर्फ घग्गर नदी पे बात करेंगे। एक हमारी यहां नदी है जो जैसलमेर में है, और यहां उसमें जो है वो बुज झील है। कौन सी झील है? बुज झील। बुज झील ये सिर्फ जैसलमेर में है। इसका उद्गम जैसलमेर से होता है और जैसलमेर में ही ये रहती है। एक यहाँ नदी है सीकर में, खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती है और चूरू और नागौर की सीमा पे जाके विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी, कांतली नदी। एक अलवर के अंदर नदी है, अलवर की, इसका नाम है रूपा रेल नदी। एक अजमेर की नदी है और सांबर झील में आके गिरती है, इसका नाम है रूपनगढ़ नदी। 3 नदियां, एक इधर, एक इधर और एक जयपुर से निकलकर, सॉरी आप यहां बनाइए, एक नदी ऐसे है, एक नदी ऐसे है, एक नदी यहां निकलकर और यहां निकलकर यह हरियाणा तक आ जाती है। ठीक है, तो ये कई नदियां हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लो घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी। वैसे तो गंगानगर जिले में कोई नदी नहीं है, लेकिन जब घग्गर के अंदर अधिक बरसात होने के कारण उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसका पानी जो है वो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। तो
वैसे गंगानगर में ये जो घग्गर नदी है, लेकिन वैसे कोई स्थायी नदी नहीं है। वर्तमान में घग्गर नदी है वो बहुत ही सूख चुकी है और वर्तमान समय में उसमें कोई ज़्यादा बाढ़ नहीं आ रही है। प्राचीन काल में इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। घग्गर नदी को प्राचीन काल में राजस्थान का शोक कहा जाता था। हम बात करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम होता है, ये हमारा हिमालय में शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय से उद्गम होता है। शिवालिक हिमालय से इसका उद्गम होता है कालका के पास, हिमाचल प्रदेश में कालका के पास इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती हुई यह नदी, हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के अंदर राजस्थान में यह प्रवेश करती है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ तलवाड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके पास प्रवेश करती है। देखिए उद्गम इसका बताया मैंने कालका के समीप, कालका हिमाचल प्रदेश में, कालका के पास हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शिमला हिमाचल प्रदेश से, कालका शिमला के पास में है। राजस्थान में यह नदी घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के इस स्थान से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। और आगे हम बात करते हैं, यह वैदिक संस्कृति के अनुसार जो घग्गर नदी है, ये वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारी सरस्वती नदी के प्राचीन भाग है। इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता है। तो ही तो इसे कहते हैं सोतर नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, नाली, इसके प्राचीन नाम हैं। इसके यहाँ ये माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ कोई एक सरस्वती नदी बहती थी जो यमुना के पास से होके आती थी। तो यहाँ सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं। इसे दर्शवती नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्शवती नदी भी कहते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ का किला, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ का किला बटनेर बसा हुआ था। बटनेर हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग, बटनेर दुर्ग। ये बटनेर जो दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ है, ठीक है। ये हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग है। ये घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं, आगे इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुआ। आगे हनुमानगढ़ में स्थित यह जो दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग, इसी नदी के किनारे है। आगे स्थानीय भाषा में इस लोग, यहाँ के जो लोग हैं, इसे स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। स्थानीय नाम क्या है इसका? नाली या नाली, ठीक है, नाली कहते हैं या नाली कहते हैं। तो इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम क्या है? नाली या नाली है। इसकी जो कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश कालका से 464 किलोमीटर है। 464 किलोमीटर लंबी यह नदी है, 464 किलोमीटर लंबी नदी है। और यह नदी जो है वो अनूपगढ़ तक अपना बाढ़ का पानी पहुंचता है। कई बार ये पाकिस्तान की बॉर्डर तक पहुंच जाता है। कई बार इसमें पानी अधिक होने के कारण यह पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। क्या नाम है? फोर्ट अब्बास। तो कई बार पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह भारत पाकिस्तान को पार करके और फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान में ये जो हमारी बॉर्डर है उसको पार करने के बाद पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा, इसे पाकिस्तान में हकरा के नाम से
जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु ने जो अपने घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या नाम दिया गया है, हकरा, कहाँ तक पानी पहुँच जाता है, फोर्ट अब्बास तक, ठीक है। तो ये सारा घग्गर नदी में घग्गर नदी जो पाटा है इसमें सबसे जो नीचा स्थान है, घग्गर नदी में सबसे जो नीचा स्थान है, सबसे नीचा भाग या स्थान कह सकते हैं, नीचा भाग, वो है हनुमानगढ़ जंक्शन, ठीक है। हनुमानगढ़ जंक्शन है, सबसे पहले बाढ़ आती है यहाँ पे। अगर घग्गर नदी में कहीं बाढ़ आएगी तो हनुमानगढ़ जंक्शन सबसे पहले डूबेगा, तो हनुमानगढ़ जंक्शन है। तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा और लिख लीजिए, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, ये जो घग्गर नदी है, ये राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसका जन्म जो उद्गम होता है वो एमपी हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला के पास से होता है। और ये राजस्थान में 2 ही जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। इसका जो मूल जो पाटा है उसके आसपास की जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ है। और एक बात ध्यान रखना, जो अपने अनूपगढ़ के पास हम कहते हैं जीबी, 72 जीबी, 73 जीबी, 15 जीबी, 22 जीबी, जीबी का अर्थ क्या होता है? जीबी का अर्थ होता है, जी का अर्थ बनता है घग्गर, बी का अर्थ बनता है बेल्ट या बेसिन या बेल्ट, ठीक है। घग्गर बेल्ट या घग्गर बेसिन कहते हैं इसको। तो ये हमारी आज घग्गर नदी कंप्लीट हो गई है। घग्गर नदी में बता दिया मैंने, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे पंजाब में चिंतांग कहते हैं। किसी समय जब यह नदी उफान में होती थी तो तलवाड़ा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से पास होती हुई यह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, जहां इसे अकरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह नदी हनुमानगढ़ के कुछ आगे तक बढ़ पाती है। यह हमारा सारा कंप्लीट हो गया। आगे हम दूसरी नदी की बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कांकने नदी कहां पर है? हमारी जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले की बात कर रहे हैं, जिसमें मैसूरदी नदी है। मैसूरदी नदी उसी का ही नाम है कांकने नदी, जैसलमेर में। तो हेडिंग लगा लेना, कांकने नदी कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में है। इसका जो उद्गम होता है यह जैसलमेर में ही होता है। और ये जो विलुप्त होती है ये भी जैसलमेर में ही होती है। कह सकते हैं कि जैसलमेर में इसका उद्गम होता है और जैसलमेर में ही ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसलमेर जिले की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है और इसका उद्गम होता है कोटरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर। कोटरी की पहाड़ियाँ, यहाँ से होता है, कोटरी है, कोटरी गांव, कोटरी गांव से इसका उद्गम होता है। कोटरी गांव से उसका उद्गम होता है और इस नदी में ऐसे ऊपर की ओर पानी बढ़ता है। इसके बीच में एक बुझ झील का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि कोटरी के गांव से नदी निकलने के बाद ये बुझ झील तक आती है और ये अपना पानी बुझ झील में डालती है। गांव से निकलने के बाद में ये बुझ झील तक मैसूरदी के नाम से जानी जाती है। मैसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है। बुझ झील से ये आगे बढ़ती है और अपना ये जो जल विसर्जन करती है, ये जो है अपना जल जो विसर्जन करती है, ये आगे ये अपना जल जो विसर्जन करती है वो जैसलमेर से आगे यहाँ स्थान पड़ता है, यहाँ पर अपना जल विसर्जन कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं
कि ये बुझ झील में अपना जल डालती है और ये आगे बुझ झील से आगे जाके मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो ये जो है बुझ झील का निर्माण करती है जैसलमेर में, और इसका उपनाम मैसूरदी या कांकने नदी है और इसका उद्गम जैसलमेर से होता है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं आगे देखिए, आगे देखो, आगे जो है नदी हमारी आती है, दूसरी जो नदी आती है वो है कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली जो नदी है वो हमारी सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से सीकर है, यहाँ पर, यहाँ सीकर है, सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती है और सीकर और झुंझुनू में बहकर ये चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये है कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली नदी, ठीक है, कांतली नदी। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर लंबी ये नदी है, 100 किलोमीटर लंबी नदी है। राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, पूर्ण बहाव, राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह नाम लेना जरूरी है, आंतरिक प्रवाह की नदी। वैसे पूर्ण बहाव के आधार पर कौन सी है, बनास है, लेकिन आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकल कर ये झुंझुनू में बहती हुई चूरू की और झुंझुनू और चूरू की बॉर्डर पे जाके ये समाप्त हो जाती है। याद रखना, सीकर में इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, तोरावटी। सीकर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई है, इसका है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है। तो हम कह सकते हैं गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई है, तो सीकर में हुई है, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे हुई है। यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। इसी के साथ आज का हमारा टाइम खत्म होता है। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, आनंद के साथ देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना कमेंट कीजिए। कल हम आंतरिक प्रवाह की नदियों को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।